चंद्रयान-3 को देखिए कैसे खींचा चांद की ग्रेविटी ने अपने अंदर। सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंसर्शन हो चुका है और चंद्रयान-3 अब बेहद सफलतापूर्वक लूनर ऑर्बिट में यानी कि चंद्रमा की ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि प्लान किया गया था इसरो के द्वारा। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कौन सा विज्ञान यहाँ पर लगाया गया जिसकी मदद से चंद्रयान-3 को चंद्रमा की गुरुत्व बल के अंदर, उसके गुरुत्वाकर्षण बल की फील्ड के अंदर उसे एंटर कराया गया। किस तरीके से ये हुआ और ऐसा करने से क्या लाभ मिलेगा चंद्रयान-3 को, और अगर ये नहीं होता तो क्या होता, आइए समझते हैं इसे इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान-3 लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और अब वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ चुका है। 40,000 किलोमीटर दूर तक सतह से, चंद्रमा की सतह से 40,000 किलोमीटर दूर तक के चंद्रमा का गुरुत्व बल काम करता है और इस एरिया में, इस फील्ड के अंदर, इस रेंज में, 0 से लेकर के 40,000 किलोमीटर तक के रेंज में जो कोई भी चीज आती है, चंद्रमा उसे अपनी ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच लेता है। अब चंद्रयान-3 जो था, उस वक्त जब ये एंटर कर रहा था, उसकी गति को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया गया, 4, 5, 6 गुना उसकी स्पीड को रिड्यूस किया गया, तभी वो चंद्रमा की ग्रेविटी में अंदर एंटर कर पाया। देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस थे इसरो के सामने भी, चंद्रयान-3 के सामने भी। जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जितने भी अपनी रॉकेट टेस्टिंग की होगी वो धरती के एनवायरमेंट में की होगी। लगभग ज्यादा से ज्यादा जो टेस्टिंग होती है वो धरती के एनवायरनमेंट में होती है और निकट जो पास का स्पेस होता है उस इलाके में होती है। जब एटमॉस्फेयर क्लियर करके जो पास का स्पेस होता है वहां होती है। ऐसा तो किया नहीं जा सकता किसी भी स्पेस एजेंसीज के द्वारा कि लगातार वो रॉकेट फायर करते रहें और टेस्टिंग करते रहें कि भाई मून के पास ग्रेविटी कैसी होगी या स्पेस में ग्रेविटी कैसी होगी, बार बार तो लॉन्च नहीं कर सकते। तो उनका काफी लिमिटेड नॉलेज रहता है। लेकिन पुराने जितने भी लॉन्चिंग हुई है उनका डेटा और फिजिक्स की समझ से इसे एकदम 101% इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। प्रॉपर तरीके से एक अजम्पशंस किए जाते हैं कि यहां पर इस स्पीड से जाने पर ये होगा। तो देखिए, इसके फील्ड में, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चला जाए, अगर गति तेज होगी तो उसको स्किप करके आगे चला जाएगा। अगर गति स्लो हुई तो हो सकता है वो धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ सीधा चला जाए और उसके बाद में वो क्रैश भी हो सकता है। और अगर गति एकदम तेज रही और उसकी ट्रेजेक्टरी भी गलत रही, यानी कि जिस डायरेक्शन से वो एंटर कर रहा है, तो भी वो क्रैश कर सकता है। इस केस में बाकायदा इसरो की टीम ने, मिशन ऑपरेशंस वाले जो थे, इसरो के मिशन ऑपरेशंस ही वो फील्ड होती है, वो ऑफिस होता है इनका, वो प्रोजेक्टर रूम होता है जहां पर बैठ करके प्रोजेक्ट पे पूरी नजर रखते हैं, टेलीमेट्री को ट्रैकिंग करते हैं और यहीं से कमांड भेजते हैं। तो इन्होंने बड़े दिमाग से, बहुत सही तरीके से और अपने पुराने 2 मिशन चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 की नॉलेज को लेते हुए दोनों मिशन में सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंसर्शन तक के किया गया था। तो उनका ध्यान में रखते हुए, पुराने एक्सपीरियंस से इन्होंने एंटर करवाया और पर्टिकुलर स्पीड पर, पर्टिकुलर जगह पर इन्होंने स्पीड स्लो करनी शुरू की। इसे रिटार्डेशन फेस कहते हैं। एक टाइम था जब उसकी स्पीड को इतना बढ़ाया गया तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ ली थी। अब यहां पहुंचने के बाद अगर उसे मून की, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भेजना था तो उसकी स्पीड को 7,000 से 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे करना था। तो वो अचीव कर लिया गया है। अब वो धीरे से अंदर एंटर कर चुका है। अब ये सर्कल करेगा, ऑर्बिट करेगा चंद्रमा की। देखिए, ग्रेविटी है क्या? जिस भी चीज का ब्रह्मांड में मास है उसके अंदर ग्रेविटी होती है। वो अपने केंद्र के पास दूसरी चीजों को खींचता है। धरती का जो मास है वो काफी बड़ा है मून से, इसीलिए धरती की जो ग्रेविटी है वो 6 गुना ज्यादा है चंद्रमा की ग्रेविटी से। ग्रेविटी के बारे में कहा जाता है कि हर चीज की अपनी एक ग्रेविटी होती है। वो अपने मास, जितना उसका वेट है, उसका मास है, उसके हिसाब से वो बल लगाती है। अब हम धरती के ऊपर खड़े रहते हैं तो धरती हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के वेट जितना जो है पुल देती है, ग्रेविटेशनल पुल देती है, इसीलिए हमें एक वेट मिलता है धरती पर। और अब अगर हम इसी समय जाकर के चंद्रमा पर खड़े हो जाएं तो चंद्रमा का जो मास है वो कम है, उसका जो वेट है वो कम है, तो वो कम पावर से हमें अपनी तरफ खींच पाता है, कम ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो वहां हमारा वेट एकदम से चेंज हो जाता है और वहां पर हमारा, जैसे कि कोई 100 किलो का आदमी है तो वहां जाकर वो 20 किलो का हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर वहां की स्थिति को समझना और उस ग्रेविटेशनल पुल को समझना और उसके अकॉर्डिंग स्पेस क्राफ्ट को एंटर करवाना उसकी फील्ड में बेहद पेचीदा काम था, पर इसरो के वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली इसे कर लिया। अब चंद्रयान-3 1 करके, 2 करके, 3 करके 4 चक्कर काटेगा। चौथे चक्कर में तकरीबन 15 से 17 तारीख के बीच में जो है ये 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का ऑर्बिट अटेन कर लेगा लूनर ऑर्बिट में, चंद्रमा की सरफेस के 100 किलोमीटर ऊपर। उसके बाद चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर जो है, विक्रम लैंडर, वो डिटैच हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा और उसके बाद फिर वो वहां से 18 और 20 तारीख को उसको डी ऑर्बिट करने की कोशिश की जाएगी। डी बूस्ट और डी ऑर्बिट। डी बूस्ट और डी ऑर्बिट होता क्या है? डी ऑर्बिट करना मतलब उसको ऑर्बिट से अब निकालना, उसको ऑर्बिट से निकाल करके उसको सतह पे लैंड कराना है।
और डीबूस्टिंग का मतलब होता है उसकी स्पीड को कम करना, ताकि वो कम स्पीड से नीचे की तरफ आए। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, चंद्रयान 3 को भी खींचेगी, उसके लैंडर को भी खींचेगी। उसके खिंचाव को रोकने के लिए क्या करना होगा? पहली चीज, इसरो को यहाँ पर एक बहुत बड़ा मनूवर करना होगा। इसरो को पहले चंद्रयान 3 को एक पर्टिकुलर एंगल में लाना होगा और धीरे धीरे डिसेंड करना होगा। ऐसा ना हो कि वो अपने फेस के बल पे नीचे उतर जाए। रेट्रो रॉकेट्स या रेट्रो इंजन जो है ये फायर करेंगे और ये नीचे गिरते समय ऑपोजिट साइड में एक फोर्स जनरेट करेंगे, जिससे उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट में विक्रम लैंडर के अंदर लगे वीडियो कैमरास नीचे स्कैन करेंगे जो टेरेन है वहां का। साउथ पोल का टेरेन बहुत मुश्किल है दोस्तों। साउथ पोल जो चंद्रमा का है वहां पर काफी वक्त तक अंधेरा रहता है। कई ऐसी जगह है जहां पर कभी सूरज पड़ता ही नहीं। हालांकि लूनर डे में जब वहां दिन रहेगा तभी इसे उतारने का कोशिश की जाएगी इसरो की तरफ से, पर ऐसी स्थिति में भी वहां पर काफी जगह पर अंधेरा रहता है। ऐसी स्थिति में वहां के टेरेन को समझना, वो वीडियो कैमरा इमेजेस कैप्चर करेगा। उसके बाद में जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स लगे रहेंगे वो एनालाइज करेंगे उन इमेजेस को और समझेंगे कि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन सरफेस है और यहाँ पर समतल है। वो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसके ऑन बोर्ड सिस्टम को, और उसके बाद वो गाइड करेगा। ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा कुछ। यहाँ पर इसरो के कमांड सेंटर से, मिशन ऑपरेशन से कुछ नहीं हो रहा। वो लोग सिर्फ वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कर रहा है चंद्रयान 3। और उसके बाद वो धीरे 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 डिसेंट करेगा सटीक जगह चुन करके, और उसके बाद वो कैंसल आउट कर देगा, समझ लीजिए, मून की ग्रेविटी को। एक टाइम पे वो हावर करेगा, उड़ता रहेगा थोड़ी देर तक के, जब तक कि उसको स्कैन करना है जगह, कौन सी जगह सही है। उसके बाद धीरे से जगह सही वो नीचे उतरेगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटी की वजह से ही जो हमारा जो फ्यूल बर्न होना था वो कम से कम फ्यूल बर्न हुआ है इस केस में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, तो उसके बाद में इसे बार बार जो स्लिंग शॉट मेथड से इसे एक स्पीड दी गई, इससे हमें कम फ्यूल बर्न करना पड़ा और इससे हमारी कॉस्ट भी कटिंग हुई। आपको बता दें, चंद्रयान 3 का टोटल बजट 615 करोड़ रुपए था, जिसमें से 500 करोड़ रुपए सीधे सीधे जो बजट था वो उसकी लॉन्चिंग का था, फ्यूल बर्न करने का था, और महज 115 करोड़ का आपका चंद्रयान 3 है। तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की होगी फ्यूल के चक्कर में। और इसमें अर्थ की ग्रेविटी ने काफ़ी हेल्प किया। एक पर्टिकुलर स्पीड, स्लिंग शॉट मेथड की वजह से एक स्पीड मिली चंद्रयान 3 को, और वो आराम